टॉप 5 रिच एंड पावरफुल रॉयल फैमिलीज ऑफ पाकिस्तान के 5 अमीर और ताकतवर शाही खानदान। दोस्तों, आप अरब शाही खानदानों की ताकत, दौलत और अय्याशियों के बारे में तो बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के एक शाही खानदान के नवाब ने गोरों को सबक सिखाने के लिए दुनिया की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस जैसी कीमती और महंगी तरीन गाड़ी के बोनट पर 2 झाड़ू लगवाकर पूरे शहर की सफाई पर लगा दिया था। और एक ऐसा नवाब भी पाकिस्तान का हुक्मरान रहा है जिसने एक गरीब आदमी के बच्चे की रिहाई के लिए 3 बड़े पुलिस ऑफिसर्स के बच्चों को इनके घरों से उठवा लिया था। आज हम पाकिस्तान के ऐसे ही अमीर और ताकतवर तरीन खानदानों के बारे में हकाइक मंजर-ए-आम पर ला रहे हैं, जिसे जानकर आप पर भी हैरतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे और आप भी कहेंगे कि काश मैं इनसे मिल सकता। अगर आपको टॉक शॉप चैनल की ये जबरदस्त फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर और घंटी के आइकन को क्लिक करके टॉक शॉप की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाएं। नंबर 5, अब्बासी रॉयल फैमिली ऑफ बहावलपुर। दोस्तों, पाकिस्तान के 11वें बड़े शहर बहावलपुर का अब्बासी खानदान पाकिस्तान के ताकतवर तरीन शाही खानदानों में शामिल है और इस खानदान के मौजूदा नवाब सलाहुद्दीन मोहम्मद खान हैं, जो कि 5 बार कौमी असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं। नवाब सलाहुद्दीन मोहम्मद खान रियासत बहावलपुर के आखिरी नवाब सदीक मोहम्मद खान पंजम के पोते हैं और सदीक मोहम्मद खान पंजम वही नवाब हैं जिन्होंने नेहरू की ऑफर को मुस्तरद करते हुए रियासत बहावलपुर का इलाहाक पाकिस्तान से किया था। नवाब साहब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत करीबी दोस्त भी थे और जब पाकिस्तान वजूद में आया तो माली मुश्किलात के पेश नजर रियासत के खजाने से तमाम सरकारी मुलाजमीन की 2 महीने की तनख्वाहों के लिए इस जमाने में 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ रुपए का अतिया इन्होंने दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, नवाब साहब ने अपनी जाती जायदाद से यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और एचिसन कॉलेज के लिए मस्जिद का भी जमीन का तोहफा दिया। पाकिस्तान बनने के बाद ये 1955 तक रियासत बहावलपुर के नवाब रहे और मुख्तलिफ सरकारी ओहदों पर भी अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। और फिर जब बहावलपुर को सूबा पंजाब का हिस्सा बना दिया गया तो भी इनका टाइटल ऑफ नवाब बरकरार रहा। इनके हवाले से एक किस्सा मशहूर है कि ये एक दिन आम बूलिये में लंदन में मौजूद मशहूर जुबाना रोल्स रॉयस कार के शोरूम चले गए और वहाँ के मैनेजर ने इनका हुलिया देखकर इनकी इंसल्ट कर दी और इन्हें अंदर ही ना आने दिया। नवाब साहब वापस आए और इन्होंने अपने मैनेजर को भेजकर 6 रोल्स रॉयस गाड़ियां बुक करवाई और इनको बहावलपुर भिजवा दिया, जहाँ पर इन्हें खाक रोबों के हवाले कर दिया और हुक्म दिया कि हर गाड़ी के आगे 2-2 झाड़ू लगाओ, इनकी छतों को काट के उतार दो और इनके अंदर पूरे शहर की सफाई करके कूड़ा कचरा डालो और लेकर जाओ। दुनिया की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस की कूड़ा उठाने की तस्वीरें इसके बाद पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर्स में छपी। जब ये बात लंदन पहुंची और इतने बड़े ब्रांड को अपनी ये इंसल्ट देखनी पड़ी तो रोल्स रॉयस कंपनी ने बाकायदा नवाब साहब से माफी भी मांगी और यूं गोरों की जान बख्शी हुई। नवाब सदीक मोहम्मद खान 24 मई 1967 को लंदन में इंतकाल कर गए और इनके जस्ते खाकी को बहावलपुर लाकर इनके आबाओ अजदाद के कब्रिस्तान में दफन किया गया। अब्बासी खानदान की शान और शौकत देखने के लिए आपको बहावलपुर जाना होगा और वहाँ पर मौजूद अजीम शान 95 एकड़ पे फैले नूर महल या फिर 75 एकड़ पे फैले दरबार महल, शाही घराने की औरतों के लिए बने 34 एकड़ पर फैले हुए गुलजार महल और 50 एकड़ पर फैले हुए सदीक घर पैलेस को जरूर देखना चाहिए और नवाब सदीक मोहम्मद खान के इस्तेमाल में रहने वाली कीमती गाड़ियां भी देखनी चाहिए। आज भी इस खानदान का सियासी असर और रसूख कायम है और इनकी जागीरों की बात की जाए तो 40 किलोमीटर के रकबे पर मौजूद 2 गांव आज भी इसी शाही खानदान की मलकियत में आते हैं। नंबर 4, पीर पगाड़ा। दोस्तों, अब बात करते हैं सूबा सिंध के एक ऐसे शाही खानदान की जिसने न सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद किया था बल्कि इस आजादी की जिद्दोजहद में कुर्बानियां भी थी। हम बात कर रहे हैं पीर पगाड़ा के खानदान की, जो कि हुर कम्युनिटी के रूहानी पेशवा हैं। पीर पगाड़ा खानदान के दूसरे रूहानी पेशवा ने 1831 में अंग्रेजों के खिलाफ एक बगावत बुलंद की और इस जद्दोजहद में शामिल होने वाले तमाम लोगों को हुर कहा जाता है, जिसका मतलब है आजाद लोगों की जमात। सूबा सिंध में अंग्रेजों को सबसे ज्यादा इसी जमात और इनके रूहानी पेशवाओं ने नुकसान पहुंचाया और एक तवील जंग भी लड़ी जो कि आजादी हासिल करने तक जारी रही। इस खानदान के छठे पीर पगाड़ा सैयद सबगतुल्लाह शाह दोम को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और सेंट्रल जेल हैदराबाद में इनको इनके साथियों समेत 20 मार्च 1943 को फांसी दे दी गई थी। लेकिन हुरों की तहरीक में फिर भी कमी नहीं आई और मजबूरन अंग्रेजों को सिंध में मार्शल लगाना पड़ा। आज भी ये हुर बहुत बड़ी तादाद
तादाद में पाकिस्तान और भारत में भी मौजूद हैं और सबिगतुल्लाह शाह रशदी सोम इनके 8वें पीर पगाड़ा हैं, जिनको राजा साईं भी कहा जाता है। ये शाही खानदान पाकिस्तानी सियासत में भी सिंध की हद तक काफी असर और रसूख रखता है और राजा साईं 3 बार सूबाई असम्बली के रुकन भी मुंतखब हो चुके हैं। इस खानदान का अपने हुरों यानी कि अपने मानने वालों पर अपनी जागीर और ताकत से नहीं बल्कि अपने रूहानी सूफीज़म की बुनियाद असर और रसूख कायम है। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के प्लेटफॉर्म से ये खानदान सियासत में भी हिस्सा लेता है। नंबर 3, खान ऑफ कल्लात। दोस्तों बलोचिस्तान की एक रियासत कल्लात जिसने 1948 में पाकिस्तान के साथ इलाहा किया था और जिसके खान यानी कि नवाब 1955 तक इस रियासत के सरबराह भी रहे हैं और इनके 35वें खान ऑफ कल्लात मीर सुलेमान दाऊद जान अहमद जई हैं। इनका शुमार भी पाकिस्तान खासकर बलोचिस्तान के ताकतवर तरीन शाही खानदानों में होता है। मीर सुलेमान खुद तो बरतानिया में खुद साख्ता जिलावतनी काट रहे हैं, जबकि इनके बेटे प्रिंस मोहम्मद अपने आबाओ अजदाद के कदीम खान ऑफ कल्लात पैलेस की देखभाल करते हैं। ये खानदान मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की दौरे हुक्मरानी में ही कल्लात की जागीर का मालिक बना था और 18वीं सदी तक ये खुद मुख्तार रियासत के हुक्मरान बन गए थे, लेकिन 1948 में कायदे आज़म की कोशिशों से ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। इनके बारे में ये बात मशहूर है कि पाकिस्तान की माली मदद करने के लिए जब कायदे आज़म ने बलूचिस्तान का दौरा किया तो इन्होंने सोने और चांदी में इन्हें तोड़ दिया था। अगर आप बलूचिस्तान जाएं तो रियासत कल्लात के कदीम महल का रुख जरूर करें ताकि इस खानदान की तारीख और इनकी ताकत का आपको अंदाजा हो सके। वैसे हम सुबह बलूचिस्तान के बारे में एक जबरदस्त फैक्ट से भरपूर वीडियो पहले ही बना चुके हैं जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 2, तालपुर फैमिली। दोस्तों तालपुर एक बलोच कबीला है जिसने सूबा सिंध पर 1783 से लेकर 1843 तक हुकूमत की है और फिर अंग्रेजों ने इनकी हुकूमत का खात्मा किया। इनका खानदान खैरपुर का हुक्मरान रहा है और इनके आखिरी हुक्मरान मीर अली मुराद खान थे। पाकिस्तान में शामिल होने के बाद खैरपुर सूबा सिंध का एक शहर बन गया और मीर अली मुराद खान के बेटे मीर मेहदी रजा अब इस खानदान के सरबराह हैं। ये शाही खानदान सिंध की सियासत में बहुत ही अहम किरदार अदा करता रहा है। माजी की तरह इस खानदान का पहले जैसा जाहो जलाल तो कायम नहीं रहा, ताहम इनकी सिंध में खासकर खैरपुर में जागीरें आज भी मौजूद हैं और इनका अपने इलाके में बहुत असर और रसूख कायम है। नंबर 1, नवाब ऑफ कालाबाग। दोस्तों बात करते हैं इस शाही खानदान की और इस खानदान के एक ऐसे शख्स की जो अपनी जागीर और जायदाद से ज्यादा अपने असूलों और अपने तर्ज हुक्मरानी की वजह से शोहरत रखता है। ये कालाबाग वही इलाका है जहाँ दरियाए सिंध अपना रुख मुड़ता है और इसी मुकाम पर कालाबाग डैम भी बनाना था। कालाबाग के नवाब मालिक अमीर मोहम्मद खान मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर बने तो इन्होंने सबसे पहले हुक्म ये दिया था कि इनके खानदान का कोई भी शख्स गवर्नर हाउस में कदम नहीं रखेगा और फिर एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने पाकिस्तान की तारीख भी बदल कर रख दी और आज भी इस दौर की मिसालें दी जाती हैं। दोस्तों नवाब ऑफ कालाबाग पहली बार 1955 में कौमी असम्बली के मेंबर बने और जब पंजाब के वजीर आला ने इनको एक वजीर बनाने की पेशकश की तो इन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया था कि मैं किसी के सवालों का जवाब नहीं दे सकता। जनरल अयूब खान ने जब इनको मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर बनाने की पेशकश की तो अपनी शराइत पर ये ओहदा इन्होंने कबूल किया। इस दौर में लाहौर में एक बच्चा अगवा हो गया और जब नवाब साहब को इस वाक़े का इल्म हुआ तो इन्होंने बच्चे की जल्द अज जल्द बाजियाबी का हुक्म दिया। जब पुलिस ने अपनी रवायती सुस्ती और नाअहली दिखाई तो नवाब साहब ने 3 बड़े पुलिस ऑफिसर्स के बच्चों को इनके घरों से उठवा लिया था और अपने इलाके कालाबाग भिजवा दिया और हुक्म दिया था कि जब तक गरीब का बच्चा बाजियाब नहीं हो जाता तुम लोगों के बच्चे भी नहीं मिलेंगे। फिर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अंदर इस गरीब आदमी का बच्चा भी बाजियाब करा लिया था। इसी तरह 1965 की होने वाली इंडो पाक वॉर जब शुरू हुई और कुछ ताजिरों ने गंदम और दीगर अजनास का जखीरा कर लिया और कीमतें बढ़ा दी तो नवाब साहब ने ताजिरों से हंगामी मीटिंग की और इनकी बात सुने बगैर ही हुक्म दिया कि अगर कल मंडियों में गंदम ना मिली और पहले वाली कीमतें वापस ना हुई तो तुम लोगों के साथ वो करूंगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। बस फिर वो दिन था और नवाब साहब की पूरी हुकूमत में ना तो कभी जखीरा अंदोजी हुई और ना ही कीमतें बढ़ाने की किसी ताजिर ने जुर्रत की। दोस्तों पाकिस्तान में ऐसी हुक्मरानी ना तो पहले किसी ने देखी थी और ना ही इसके बाद। नवाब साहब के असूलों और अवाम की फलाह बहबूद के जज्बे ने इनके बहुत से दुश्मन भी पैदा कर दिए थे और इनके जनरल अयूब खान से इख्तिलाफात भी पैदा हो गए थे जो कि शदीद तर होते गए और आखिरकार नवाब साहब ने इज्जत के साथ खुद ही अपने ओहदे से रिजाइन कर दिया क्योंकि इनको मालूम हो चुका था कि अब जनरल अयूब खान इनको गवर्नर के ओहदे से हटाने वाले हैं और इनका इस्तीफा आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अफसोस कि पाकिस्तान की इस कदर खिदमत करने वाला ये शख्स कुदरती मौत नहीं मरा बल्कि इसे कत्ल कर दिया गया। 26 नवंबर 1967 को नवाब साहब अपने बंगले में मौजूद थे जब इनके अपने ही बेटे ने इनको गोली मार के कत्ल कर दिया। ऐसा क्यों हुआ और आज तक इनके बेटे को सजा क्यों नहीं मिल सकी इसका ठीक से कोई भी जवाब नहीं दे सका, लेकिन पाकिस्तान एक अजीम हुक्मरान से महरूम हो गया जिसकी
जिसकी वजह से औरतों की इज्जतें महफूज थी और पुलिस आम लोगों को तंग नहीं करती थी। अल्लाह से दुआ है कि नवाब साहब की कामिल मगफिरत फरमाए, आमीन। दोस्तों आज भी नवाब ऑफ कालाबाग का खानदान पाकिस्तानी सियासत में मौजूद है और अपना असर और रसूख रखता है, लेकिन नवाब साहब जैसा असूल परस्त और ताकतवर कोई भी नहीं आया। आपको इन 5 शाही खानदानों में से कौन सा पसंद आया, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर पाकिस्तान में इन जैसा कोई और ताकतवर शाही खानदान मौजूद है जिसके बारे में आप जानते हैं तो हमें वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।